हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है। मिलते हैं लास्ट क्लास के बाद अब। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। हमने पिछली क्लास में पॉलिटी की जो शुरुआत की थी उसमें बेसिक बातें हमने जानी थी कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ जो विचारक थे उनके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो पॉलिटी वर्ड है उसको डिफ़ाइन किया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि संविधान क्या है, कैसा लिखित संविधान होता है, क्या अलिखित संविधान है। उसके बाद हमने कुछ बहुत सारी ऐसी बातें की थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि मेन जो मूल बात ये है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है, जो संविधान की बात है हमारी, जो पॉलिटी की शुरुआत है वो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। फिर मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में हम संविधान यानी जो संविधान की अपन जो मांग रखी गई थी उसके बारे में बातें करेंगे। तो लास्ट क्लास तक हमने जो कुछ भी पढ़ा आई थिंक वो एकदम क्लियर होगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। और एक आपकी जो आपका रिस्पॉन्स है क्लासेस के लिए वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो उसके लिए आपका आभार। शुरुआत करते हैं आज की इस बात की। तो संविधान सभा की जो मांग की थी या संविधान एक तरीके से बना, उससे पहले मतलब जो संविधान बनने की या संविधान सभा, क्योंकि देखो संविधान हमें अगर बनाना है, क्योंकि हमने बात कही थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। पॉलिटिकल की बात शुरू कर दी थी, राज्य व्यवस्था के बारे में बता दिया, मतलब पॉलिटिकल साइंस वगैरह वो बता दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने बात की कि हम संविधान जो हमें पढ़ना है, अब संविधान बनेगा कब? जब लोग उसकी डिमांड रखेंगे संविधान बनने की। और संविधान बनाने के लिए कुछ न कुछ, ये तो है नहीं कि पूरे भारत की जनता या पूरा भारत मिलकर ही संविधान बना देगा, नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो संविधान बनाएगा कौन? संविधान बनाएंगे कुछ लोग। वो लोग कहाँ से जाएंगे? संविधान एक मतलब एक सभा बनेगी, एक बैठक होगी, और उन बैठक के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाएंगे। जैसे कोई अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, कोई उसमें कुछ अपनी राय रखेगा, कोई अपने कोई मत रखेगा, सब ऐसे करके। तो यानी संविधान से एक सभा बनेगी, संविधान के बनाने के लिए एक सभा यानी संविधान सभा। उस संविधान सभा को बनाने के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता है। और संविधान सभा की जो मांग है वो कब से शुरू हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ चुके थे राज्य व्यवस्था के बारे में, जो ये पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में अध्ययन अपन कर चुके थे। अब अपन आगे चलते हैं किसके बारे में। अब आज की हमारी शुरुआत करते हैं कि जो संविधान सभा है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसकी डिमांड्स कब किस किसने रखी थी, कब रखी थी, तो इस बारे में मुद्दा आज का अपना चर्चा करेगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि जो अपना संविधान है उसको बनाने के लिए जो संविधान सभा की मांग है, वो जो स्वतंत्रता का अपना आंदोलन था ना, उससे जुड़ी हुई है। और आंदोलन से नहीं, आंदोलन से पहले से, बहुत पहले से डिमांड्स चली आ रही है। तो सबसे पहली बात आती है 1895 की। सबसे पहले बात करता हूँ मैं 1895 की। 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक BGT, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक, कौन सा? स्वराज विधेयक। इस स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और संविधान सभा की नहीं मान करके मैं ये बोलूं कि खुद के राज्य का संविधान बनाने की मांग की थी। यानी सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने जो संविधान, जो स्वराज विधेयक के माध्यम से, एक स्वराज विधेयक उन्होंने रखा था, उस स्वराज विधेयक के माध्यम से खुद का संविधान, स्वराज्य संविधान बनाने की मांग की थी। और ये फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड, पहली अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष हम इसको बोल सकते हैं, अनौपचारिक हम इसको बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष बोलो या अनौपचारिक बोलो, यानी कि सबसे पहले संविधान बनाने की मांग 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से रखी। और इसके माध्यम से ये जो प्रथम अनौपचारिक या फिर प्रथम अप्रत्यक्ष मांग थी, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष मांग वो होती है जिसमें कांग्रेस का हाथ हो, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरी कोई डिमांड नहीं रखी गई थी इस बात की। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक मांग थी पहली। और ये बात, ये स्वराज विधेयक था और स्वराज पत्रिका में ही इसको दिया गया।
ये चीज़ आप ये नोट करते चलिए इस चीज़ को कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से स्वतंत्रता की जो स्वराज सॉरी, तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से जो स्वराज पत्रिका में प्रकाशित हुआ था उसके माध्यम से संविधान की निर्माण की बात की थी। और ये प्रथम अप्रत्यक्ष मांग थी, अप्रत्यक्ष बोल दीजिए या अनौपचारिक डिमांड इसको बोल सकते हैं। आई थिंक इज दैट क्लियर। ये बात अगर आपकी क्लियर हो चुकी तो अब हम चलते हैं अगली बात पर। अब उसके बाद अगला पॉइंट किसका, पहली बात आपकी होगी किसने रखी थी, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है 1922 1922 में महात्मा गांधी जी ने एक बात कही कि जो भारत का जो संविधान है भारत का जो संविधान है ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसका संविधान, भारत का संविधान। ये चीज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप नोट करते जाइए। ऊपर आपने 1895 का कोटेशन लिखा, उसके बाद 1922 में आइए। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। और महात्मा गांधी की एक पत्रिका चलती थी यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका चलती थी, यंग इंडिया। इस यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने बात कही थी। और जब महात्मा गांधी ने बात कही ना तो एक अंग्रेज था ब्रेकनहेड। कौन था, ब्रेकनहेड। उस ब्रेकनहेड ने इनका क्या बनाया, मजाक बनाया, मजाक उड़ाया। देखो ये लोग संविधान बनाएंगे, भारतीय संविधान, ये इलिटरेट पीपल्स, ये जो मतलब अश्वेत लोग जो हैं वो अपना संविधान बनाएंगे। और वैसी बात मजाक की बात है कि देखो संविधान 1947 में उससे 30-25 साल पहले कोई इंसान इस बात की डिमांड रख रहा है, तो वो अनऑफिशियल डिमांड के बाद ये महात्मा गांधी ने रखी 1924 में। और क्या कहा था कि जो भारत का जो संविधान है ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। और ये बात कही महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कही। और इनका मजाक किसने उड़ाया, इनका मजाक उड़ाया ब्रेकनहेड ने। आई थिंक इज दैट क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहली बात किसी की थी हमने, पहली बात की थी हमने बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि भारतीयों जो मतलब स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की बात, संविधान की मांग की बात की थी। और प्रथम और अनौपचारिक मांग थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारतीयों का संविधान है ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। उसके बाद चलते हैं 1924 पर, 1924 में। 1924 में आकर के मोतीलाल नेहरू ने क्या रखी, डिमांड रखी। और डिमांड रखी थी मोतीलाल नेहरू ने 1924 में। और फिर उसी के बाद 1928, कब, 10 अगस्त 1928 को इन्हीं मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, इन्हीं मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कोर्ट के माध्यम से, देखिए दो चीज़ें आ रही है, अलग अलग डेट है। डिमांड कब रखी, डिमांड रखी 1924 में, 1924 में किसने रखी, मोतीलाल नेहरू ने, कि संविधान हमें मतलब संविधान सभा बननी चाहिए, संविधान हमें मिलना चाहिए। लेकिन 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कोर्ट के माध्यम से संविधान बनाने का असफल प्रयास किया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। डिमांड रखी मोतीलाल नेहरू ने कब, 1924 में। और 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने नेहरू कोर्ट के माध्यम से क्या, भारत का संविधान बनाने की कोशिश की। लेकिन ये बात, ये संविधान जो है असफल रही है, क्योंकि अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, अंग्रेजों को पसंद नहीं आया तो असफल होना था। दो बातें समझ में आ गई। और ये जो किसके माध्यम से किया मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू कोर्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से किया, नेहरू कोर्ट के माध्यम से। और ये बात कहाँ हुई थी, ये जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था ना, बॉम्बे अधिवेशन, उसमें इस चीज़ का प्रस्ताव भी रखा गया था। जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था ना उसमें इस चीज़ का क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गया आई थिंक। आगे चलते हैं, नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं।
अब चलते हैं, अब फिर थोड़े साल और बाद की बात कर लेते हैं। 1934, 1934 में 1934 में एक बंदा था, एम एन रॉय। कौन था? एम एन रॉय। उन एम एन रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से, ध्यान दे लीजिए इस बात को, स्टार लाइन लगा करके इसको मतलब नोट करिएगा कि 1934 में एम एन रॉय ने, किसने? एम एन रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से, किसके माध्यम से? देखो पूरी बात रख रहे हैं, किसने रखी डिमांड? एम एन रॉय ने। किसके माध्यम से? कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की? एम एन रॉय ने की। किसके माध्यम से? कि संविधान की एक सभा बनेगी और उस सभा के द्वारा क्या बनेगा? संविधान बनेगा। कि संविधान की एक सभा बनेगी और उस सभा के माध्यम से क्या बनेगा? संविधान बनेगा। ये बात किसने रखी? ये बात रखी सर्वप्रथम एम एन रॉय ने। और एम एन रॉय ने कौन से संविधान की बात रखी थी? लिखित संविधान की बात कही थी। कौन संविधान की बात कही थी? लिखित संविधान की बात कही थी। और उसके बाद ध्यान सुने, ये प्रथम इसको औपचारिक डिमांड बोल दीजिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा, एक बात पूछने वाला हूँ, आपके समझ में आ गया हो क्या पूछने वाला हूँ? तो आप कमेंट करके बताइए। प्रथम औपचारिक मांग बोल दीजिए, या प्रथम वैधानिक मांग बोल दीजिए, या फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड बोल दीजिए। इसको ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रथम अनौपचारिक की बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने बात कही थी, लेकिन 1934 में एम एन रॉय ने एक बात कही कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया जाएगा। एक तरीके से ये बात होगी। और कौन सी संविधान की बात की? लिखित संविधान की बात की। और एम एन रॉय कांग्रेसी थे और कांग्रेस के माध्यम से बात रखी गई। इसलिए ये प्रथम औपचारिक बोल दीजिए, या प्रथम वैधानिक मांग बोल दीजिए, या फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड इसको आप बोल सकते हैं। तीन तीन नाम है। अगर पूछे फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड तो भी एम एन रॉय की है, प्रथम औपचारिक पूछे तो भी एम एन रॉय की है, और प्रथम वैधानिक बोले तो भी एम एन रॉय की है 1934 की। जो एम एन रॉय है ना, एम एन रॉय को भारत के प्रथम साम्यवादी नेता कहते हैं। किसको? एम एन रॉय को। एम एन रॉय को क्या कहते हैं? भारत के, किसके? भारत के प्रथम साम्यवादी नेता। कौन से वादी? साम्यवादी नेता। यानी एम एन रॉय जो हैं उनको भारत के प्रथम साम्यवादी नेता कहते हैं। इज दैट क्लियर? 1895 में मैंने बाल गंगाधर तिलक की बात बताई थी। 1922 में मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया था। 1924 और 1928 के बारे में मैंने मोतीलाल नेहरू के बारे में बताया। और जो 1934 में मैंने बताया एम एन रॉय के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद अभी देखो, बड़े बड़े लोगों ने डिमांड रख दी, तो फिर अपने जवाहरलाल नेहरू कैसे पीछे रहने वाले थे? तो 1938, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की। किसके आधार पर होना चाहिए? संविधान सभा का गठन तो हो, लेकिन किसके आधार पर किया जाएगा? ये किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसने रखी? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी कि जो भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन वयस्क मताधिकार के नाम के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद 1935 में, इसी के बाद देखो, इससे थोड़े से पहले एक बात रहेगी बीच में, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने भी संविधान सभा की मांग कर ली। हालांकि जो कांग्रेस की तरफ से मांग किसने पहले रख दी थी? एम एन रॉय ने रख दी। उसको प्रथम संवैधानिक या प्रथम वैधानिक या फिर प्रथम औपचारिक मांग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कब रखी? कांग्रेस ने रखी 1935 में। और कांग्रेस ने कौन से संविधान की बात की थी? कांग्रेस ने बात की थी संप्रभु। ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, संप्रभु। जब अपने प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो प्रियम्बल पढ़ेंगे, उस प्रियम्बल में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। वहाँ पे और डिटेल समझेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि कोई राष्ट्र अपने डिसीजन खुद ले सके तो वो कैसा राष्ट्र है? संप्रभु। और अपने डिसीजन का मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय अगर कोई राष्ट्र स्वयं ले सकता है तो वो कैसा राष्ट्र होता है? संप्रभु राष्ट्र। तो ये 1935 में किसने रखी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ की डिमांड रखी थी कि किसकी संविधान सभा बनाने की, और ये संप्रभु संविधान की मांग रखी थी।
उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आई थिंक इतनी चीज़ें आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुकी हैं। अब एक बार फिर से आप मतलब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुकी। जो 1885 की 1895 की बात होगी, 1924 की हो गई, 1934 की हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, जब इतनी सारी डिमांड, देखो लगभग भारत के सभी नेताओं ने डिमांड रख दी। अब भारत के सभी नेताओं ने डिमांड रख दी, तो क्या अब ब्रिटिश सरकार इनकी डिमांड को अस्वीकार कर सकती थी क्या? बताइए, क्या ब्रिटिश सरकार इनकी डिमांड को अस्वीकार कर सकती थी क्या? कोई चांस नहीं है। तो 1940 अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की जो बात है उसको क्या दे दी, स्वीकृति तो दी, लेकिन कैसी स्वीकृति दी? अस्थायी स्वीकृति दी। ध्यान से मतलब सुनिएगा इस बात को। अगस्त 1940 को जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने भारतीयों को संविधान जो है मतलब उसको संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकृति दे दी, लेकिन कैसी स्वीकृति दी? अस्थायी स्वीकृति दी। और उस समय की अगर वायसराय की बात करूं, तो वो कौन था? वो था लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। 1940 के अगस्त में जो ब्रिटिश ने भारत को अस्थायी स्वीकृति दे दी कि आप संविधान का निर्माण कर सकते हो। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो बोल दीजिए, लिनलिथगो बोल दीजिए, सीधी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। उसके बाद उसी के 2 साल बाद, अब देखो, अब आधी अधूरी मांग है तो फिर पूरी तो करनी पड़ेगी ना, पूरी करनी पड़ेगी। आधी अभी मतलब अस्थायी अनुमति दी। तो उसी के बाद 1942 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के माध्यम से जो संविधान के निर्माण को क्या मंजूरी दे दी? पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी। अस्थायी मंजूरी पहले 1940 में दे चुकी थी ब्रिटिश सरकार, लेकिन 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स की अध्यक्षता में, और उसने भारतीयों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण की पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी। यानी अगर कोई पूछे कि भारतीयों को पूर्ण रूप से मंजूरी कब दी गई? 1942 को। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय इस बात को किसने मना कर दिया? मुस्लिम लीग ने इस बात को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों? क्योंकि हमारा जो मतलब कि राष्ट्र है उसमें मुस्लिम है उनको इतना नहीं है मतलब प्रभुत्व प्रदान, तो आप क्या कीजिए, मतलब ऐसे हम डिमांड स्वीकार नहीं कर सकते। तो मुस्लिम लीग ने इस बात से इनकार कर दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने पूरी अनुमति दे दी कि आप अपना संविधान बना सकते हो, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस समय इनकार कर दिया कि नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ? अब उसके बाद उधर जो मतलब इधर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था 1944 के आसपास, मतलब उस टाइम चल रहा था द्वितीय विश्व। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उधर से ब्रिटेन के ऊपर पूर्ण रूप से दबाव बना हुआ था, क्योंकि भारत वाले उस टाइम आ नहीं रहे थे, तो ब्रिटेन के ऊपर पूरा दबाव था कि आप भारत को आज़ाद कीजिए। उस टाइम ब्रिटेन ने क्या भेजा? ब्रिटेन ने भेजा कैबिनेट मिशन। और फिर उस समय जो विश्व युद्ध है और विश्व युद्ध की बात है, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की पहले दूसरी पार्टी गवर्नमेंट थी, और फिर बाद में कौन सी की बनी? पहले तो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे उसके? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अभी आपको बताता हूँ इस चीज़ को। देखिए, जो मतलब 1945 में तो इलेक्शन होते हैं, तो 1945 से पहले की बात देखते हैं, 1945 की बात देखते हैं। इस समय यहाँ पर कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल, कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम। और उधर फिर जैसे विश्व युद्ध के मतलब समाप्ति का दौर था, 1945 में सरकार बदली, और सरकार बदलती सरकार किसकी बनी? सरकार बन गई लेबर पार्टी की। कौन सी पार्टी की बन गई? लेबर पार्टी की सरकार बनी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। और एक बात बताऊँ आप लोगों, जो भी जॉनसन जो प्रधानमंत्री है ना, जॉनसन जो प्रधानमंत्री थे, वो भी किसके? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ना, ये भी कौन सी सरकार के थे? लेबर पार्टी के थे। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा,
जो लेबर पार्टी है ना, वो हमेशा से ही भारत की पक्ष कर रही है। ये बात आपको पहले बताया था। कंजर्वेटिव पार्टी फिर भी नहीं रही, लेकिन लेबर पार्टी हमेशा से ही भारत के पक्ष में रही है। तो कंजर्वेटिव पार्टी की जैसे मतलब इलेक्शन हुआ, पहले सरकार किसकी थी? कंजर्वेटिव पार्टी की। लेकिन 1945 में जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें सरकार बन गई लेबर पार्टी की, और प्रधानमंत्री पहले थे चर्चिल, अब कौन बन गए? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने बनते ही सीधा ब्रिटेन की संसद में, जो मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनमें क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा कि भारत को क्या कर दें? आज़ाद कर दें। और उसके लिए उन्होंने एक मिशन का गठन किया। वो कौन सा मिशन था? कैबिनेट मिशन। इसी बात पर तो हम आना चाहते थे। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तभी तो हमारा संविधान सभा बनेगी, और संविधान सभा बनेगी तभी तो हमारा संविधान बनेगा। तो यानी किसका गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन की आपको बात बताता हूं कि किसका गठन कब किया गया। 24 मार्च 1946 को। कब किया गया? 24 मार्च 1946 को। उसको मतलब भारत आया ये। 14 मार्च को इसका प्रस्ताव लाया गया। पहले 14 मार्च की बात कर लेते हैं। पहले 14 मार्च को इसका क्या लाया गया? प्रस्ताव। 14 मार्च को इसका प्रस्ताव आया, और 14 मार्च के बाद ये 24 मार्च को कहाँ गया? कैबिनेट मिशन भारत आया। 14 मार्च को इसका प्रस्ताव आया, और 24 मार्च को, और प्रस्ताव कहाँ आया? ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ काउंसिल्स है उसमें आया। और जो इसका भारत में मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को आ गया। अब देखिए, इस मिशन का उद्देश्य क्या था कि जो शांतिपूर्ण ढंग से भारत की जो सत्ता है उसका हस्तांतरण कर दें, भारत को क्या दे दें? हम आज़ादी दे दें। इसका मूल उद्देश्य था, इस कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य था कि भारत को क्या दे दें? आज़ादी दे दें। और आज़ादी भी कैसी ढंग से? बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से दे दें। कैबिनेट मिशन का गठन यानी इसका प्रस्ताव कब लाया गया? 14 मार्च को। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये 24 मार्च को भारत आया। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? कि जो संविधान सभा का गठन करें और भारत को आज़ादी दे दें। इस कैबिनेट मिशन में और आज़ादी देने के साथ साथ एक तो क्या करें? एक तो ये संविधान सभा का गठन करें। संविधान सभा का गठन करने के बाद उसको आज़ादी दे, और आज़ादी देने के बाद एक ऐसी, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आज़ादी देने के बाद एक ऐसी अंतरिम सरकार का गठन करे। कैसी सरकार? अंतरिम सरकार का गठन करे, जो जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हो तब तक क्या करवा सके? वो तब तक इस गवर्नमेंट को चला सके। यानी कैबिनेट मिशन के अगर आपको उद्देश्य पूछे, अगर रिटर्न में आया आपके क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के, तो पहला क्या था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना, दूसरा भारत को आज़ादी दिलाना, और तीसरा भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। और अंतरिम सरकार का गठन क्यों? क्योंकि अंतरिम सरकार जब तक कि मतलब इलेक्शन होकर यहाँ पे चुनाव नहीं हो जाते और चुनाव के बाद सरकार नहीं बन जाती, तब तक ये सरकार इस देश को चला सके। ये कैबिनेट मिशन का क्या था? उद्देश्य था। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं आगे। इस कैबिनेट मिशन में था कौन कौन? ध्यान से देख लीजिए, बात को ध्यान सुन लीजिएगा। इस कैबिनेट मिशन में था कौन कौन? सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य। कैबिनेट जो मिशन है ये भारत की आज़ादी के लिए क्या था? एक तरीके से एक पास था। क्या था? एक पास। मतलब बोलते हैं कि मतलब जैसे होटल वगैरह में जाते हैं, या फिर कहीं मतलब जो अपने आते हैं, क्या बोलते हैं, कसिनो वगैरह में जाते हैं, या फिर जो अपने बार वगैरह होते हैं, बार जानते हैं ना, मतलब ये जैसे बहुत सारे जाते हैं, उनमें जाते हैं तो उनमें आपका पास चलता है, वहाँ पे आपके लिए सिंचन पास होता है आपके लिए। तो वैसा ही पास था कैबिनेट मिशन। भारत की आज़ादी का क्या था? एक पास। पास मतलब सबसे पहले पैट्रिक लॉरेंस कौन था? पहला सदस्य पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा दूसरा था अलेक्जेंडर, वो सिकंदर महान वाला नहीं, अलेक्जेंडर। और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन के थे ना, वो स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 थे। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैट्रिक लॉरेंस या पैट्रिक लॉरेंस बोल दो, कोई पैट्रिक लॉरेंस बोल दीजिए, पैट्रिक लॉरेंस बोल दीजिए, वो अपनी मर्जी है। 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष भी थे और उस समय के भारत सचिव भी थे।
क्या थे? भारत सचिव भी थे। कौन? पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस है ये उस समय के इसके अध्यक्ष भी थे इस कैबिनेट मिशन के, और भारत सचिव भी थे। दो और थे इनके साथ, कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर थे नेवल मिनिस्टर। अलेक्जेंडर कौन थे? अलेक्जेंडर थे नेवी मिनिस्टर। नेवी जो होती है ना, इंडियन नेवी, मतलब जो ब्रिटेन नेवी, उसके मंत्री थे। और जो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स है ना, ये थे व्यापार मंत्री। कौन से मंत्री थे? व्यापार मंत्री। यानी तीनों को ऐसे डिपार्टमेंट से लेके आया था जो लोग मतलब वहाँ की सीमाओं वगैरह को जानते हो, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था उसको पहचानते हो। और एक अध्यक्ष इनके लिए था जो भारत सचिव था, यानी पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, उनको इसका अध्यक्ष बना दिया। और अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे उनको बना दिया। और एक जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, वो जो पहले मतलब क्रिप्स मिशन में आए थे और व्यापार मंत्री थे, उनको भेज दिया। ये 3 सदस्यों का। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? कि भारत को आज़ाद करना, संविधान सभा को उनकी रखना और अंतरिम सरकार का गठन करना। अब क्या हुआ? इस कैबिनेट मिशन ने करवाए इलेक्शन। आ जाइए, अब ये चीज़ पढ़ते हैं अपन एक बार फिर से देख लें कि कैबिनेट मिशन द्वारा या संविधान सभा की मांग 24 मार्च को इस मतलब कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये बात मैं आपको बता चुका, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संविधान सभा का गठन किया जाना तथा भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण करना। और किसका? अंतरिम सरकार का क्या करना? गठन करना। कौन सरकार का? अंतरिम सरकार का गठन करना। और कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य पास था एक तरीके से। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, भारत सचिव भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, और अलेक्जेंडर नेवल मिनिस्टर थे, नेवी मंत्री थे। ओके, यहां तक हम बात क्लियर कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अभी अगर पीछे वाला मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने पहले क्या पढ़ा था, और फिर अभी और आगे चलते हैं, फिर आगे की बात और कर लेते हैं कि पहले ये तो मैंने उस दिन पढ़ चुके थे पॉलिटी के बारे में क्या है, और ये पॉलिस वगैरह सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमने उससे पहले मतलब जो संविधान सभा की मांग की बात कर ली थी। सबसे पहले 1895 में किसने रखी थी? सबसे पहले 1895 में रखी थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद उन्होंने जो प्रथम अनऑफिशियल डिमांड थी, प्रथम अनौपचारिक मांग थी, उसके बाद हमने रखी थी किसने? उसके बाद रखी थी अपने महात्मा गांधी ने 1922 में। उसके बाद अपने 1924 में और 28 में मोतीलाल नेहरू की बात कर ली थी। उसके बाद में 1934 में अपन ने एम एन रॉय की बात कर ली थी, जो प्रथम ऑफिशियल या प्रथम औपचारिक मांग की बात कर रही थी। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बात करी, इसकी मतलब संविधान सभा की डिमांड रख दी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने हमारी बात मान ली थी, और ब्रिटिश सरकार ने बात मान क्या किया? हमारे मतलब जो संविधान अस्थायी मांग को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अगली बात क्या हुई थी? उसके बाद अगली बात आई, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो। और जो उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में जो मतलब संविधान सभा की जो पूर्ण मंजूरी दे दी, लेकिन इसको किसने अस्वीकार कर दिया? इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए 1945 में। उससे पहले किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और उसके बाद 1945 में जब इलेक्शन हुए तो प्रधानमंत्री कौन सरकार बनी? लेबर पार्टी की। और प्रधानमंत्री कौन बने? एटली। और एटली ने बनते ही किसमें? अब जो ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ काउंसिल है उसमें प्रस्ताव रखा 14 मार्च 1946 को। और उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था? कि एक तो भारत को आज़ाद करना, भारतीय संविधान सभा की मांग जो मतलब उसको गठन करना, और अंतरिम सरकार का गठन करना। इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? एक तो इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर जो नेवल मिनिस्टर थे, और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे। ये क्या था? भारत की आज़ादी का क्या था? एक तरीके से पास। इस पास से आपको याद भी रह जाएगा। ओके, यहाँ तक की हम बात कर चुके। अब बात करेंगे हम संविधान सभा में कुछ चुनाव हुआ था, कुल चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कौन जीता, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पढ़ेंगे हम कल। आज जो हमने पढ़ा वो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। देखिए, क्लास इतनी लगभग आधे घंटे की आपकी हमेशा रहेगी, लेकिन इस आधे घंटे में आई थिंक आपको आज आधे घंटे का मैटर मिल गया होगा पूरा। आज आपको ये बात मैंने कैबिनेट मिशन तक पढ़ ली। अब कल इलेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हम चुनाव करवाएंगे। और चुनाव करवाने के बाद फिर हम यहाँ पे किसका गठन करेंगे? हम संविधान सभा का गठन कर लेंगे। संविधान सभा का गठन होने के बाद अलग अलग समितियाँ बनेंगी, और समितियाँ बनने के बाद फिर भारत का संविधान मतलब उसको बनाने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए अलग अलग बैठकें होंगी, फिर संविधान का निर्माण होगा, और फिर हम पढ़ेंगे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बातें अपने आगे से आगे चलती रहेंगी। आई थिंक आज का मैटर आपके लिए सफिशिएंट है।
अगर आपको मतलब अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप 1 तारीख तक वेट कर लीजिए, अभी आपकी क्लासेस थोड़ी थोड़ी छोटी रहेंगी, क्योंकि देखिए हमें भी टाइम इतना ही मिल पाता है कि 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे एटलीस्ट आते हैं, और उसके बाद आने के बाद फिर क्लास रिकॉर्ड करना, उसको मतलब लगाना, PDF वगैरह सेट करना, पेजेस बनाना, सब चीज़ें उनमें भी टाइम लगता है, अपलोड करना, उसके बैनर वगैरह बनाना, काफ़ी टाइम लगता है। क्लास को एक आधे घंटे की क्लास के लिए एटलीस्ट 2 या 2.5 घंटे की मेहनत लगती है, अभी इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो उसके लिए करना, तो जितने भी मिलती है उसको सफिशियंट है आपके लिए आई थिंक, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी 2 4 दिन बाद में धीरे धीरे हम टाइमिंग और इसकी बढ़ा लेंगे। ओके, क्योंकि जैसे टाइम 1 बजे का हो जाएगा, 1 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद 3 या 4 बजे का आराम से 2 3 घंटे की क्लास कर लेंगे, घंटे भर ही कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, और आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जो पीछे पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिएगा, कल की क्लास में फिर से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।